बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉप रीडिंग 3M के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ये क्या कर रहे हो? अनाया ने अपनी आंखों पर पट्टी बंधी देखी तो फौरन बोली, वेट एंड वॉच बेबी। अबियान ये कहकर इसका हाथ पकड़कर रूम में ले आया। अनाया जैसे रूम में गई, फूलों की खुशबू ने अनाया का इस्तकबाल किया। आबियान ने अनाया की आंखों पर पट्टी हटाई तो अनाया हैरत से पूरा कमरा देख रही थी। ये कमरा महल का दूसरा बड़ा कमरा था। पहला अनाया को दिया था और दूसरा आबियान का खुद का था। ये कमरा 2 पोर्शन में बना हुआ था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। हर चीज़ फूलों से ढकी हुई थी और बेड की वॉल पर अनाया की बहुत सी पिक्स लगी हुई थी। पूरा कोलाज बना हुआ था। लाइटिंग से अनाया की पिक्स को रोशन कर रही थी। विल यू बी माइन? बेड के एक साइड पर फूलों से महारत से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माय क्वीन। बेड के दूसरी साइड भी फूलों से सजावट से लिखा था, हैप्पी बर्थडे माय लव, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड प्रिटी ऑलवेज, यू हैव नो आइडिया हाउ फास्ट माय हार्ट बीट व्हेन आई सी यू। अनाया बस हर चीज़ को गौर से देख रही थी कि आबियान अनाया की पोस्ट से अनाया के कान में सरगोशी करते हुए बोला और अनाया की कान की लो चूमते हुए पीछे हटा। अनाया का दिल भी इसकी बातों से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और फिर इसकी हरकत पर अनाया पूरी सुर्ख हो गई। चलो अंदर। आबियान अनाया को सुर्ख होता देखकर बोला और अनाया को दूसरे पोर्शन में ले आया। अनाया नजरें झुकाए आबियान के साथ चलने लगी। अंदर आई तो बड़ी सी फ्रेम में अनाया की वही तस्वीर थी जो अनाया ने अभी पहना हुआ था। इस तस्वीर में आबियान और अनाया की तस्वीर थी जो रेस्टोरेंट की थी और आबियान अनाया को सरप्राइज दे रहा था और साइड पर बेहतरीन सजावट से ट्रॉली पर 3 फ्लोर का केक रखा हुआ था जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे बीवी। अनाया मबहूत सी हर चीज़ देख रही थी। अनाया की बर्थडे इसके घर वाले भी बहुत अच्छी मानते थे, लेकिन इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन किसी ने नहीं सजाया। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। ये आंसू देखने के लिए मैंने ये सब नहीं किया है। आबियान अनाया के आंसू साफ करते हुए बोला, तुम्हें पसंद आया? आबियान को पता था अनाया को सब चीज़ बहुत पसंद आई। बस वो इसके मुंह से सुनना चाहता था। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये सब देखकर मुझे मेरे घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। अनाया ने बेख्याली में अपने दिल की बात कह दी। तुम्हारे घर वालों से भी मिलवा दूंगा वक्त आने पर, अभी ये पल महसूस करो। आबियान अनाया को केक की तरफ ले जाते हुए बोला, हाय सच्ची। अनाया खुश होती हुई बोली, हाँ मुच्ची, चलो केक काटो। आबियान अनाया को खुश होता देखकर अनाया की नाक दबाते हुए बोला। अनाया आबियान के साथ बेहद सुकून में थी और आबियान की मोहब्बत देखकर रश्क भी थी। अनाया ने केक कट किया तो आबियान ने अनाया को केक खिलाया। तुम खुश हो मुझसे? आबियान ने अनाया को अपनी तरफ करते हुए बोला, हाँ खुश तो हूँ। इतना अच्छा सरप्राइज़ मैंने कभी नहीं सोचा था। अनाया जोश से बोली, ऐसे ही खुश रहो, और ये तो छोटा सरप्राइज़ था। इससे अच्छा सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें, जो तुम चाहो। और आई एम वेरी सॉरी मैंने तुम्हें वहाँ बंद किया। मुझे अब तक इस चीज़ का पछतावा है। आबियान अनाया को सीने से लगाकर कहने लगा। अनाया को एहसास हो रहा था कि वो सच में शर्मिंदा है। कोई बात नहीं, अनाया ने बहुत धीमे लहजे में कहा। आबियान इसकी बात सुनकर दिल तक मुतमईन हुआ और अनाया पर झुका। अनाया ने अपनी दिली रजामंदी से आबियान को अपने सारे हकूक दे दिए और इनकी रात एक बेहतरीन रात में बदल गई। आबिश की शादी के दिन करीब आ रहे थे। हर जगह हल्ला गुल्ला था। कमी थी तो बस अनाया की, एक वही नहीं थी। यार अनाया कहाँ चली गई है?
सारा आबिश से मिलने आई थी, जो रोने धोने में मसरूफ थी। हर छोटी बात पर आबिश के आंसू गिरने लगते थे। आबिश को रोता देखकर सारा ने बात चेंज की। पता नहीं यार कहाँ चली गई है। अनाया की फैमिली भी इतनी परेशान है। हम उनके घर गए थे तो पूरा घर सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था घर में कोई नहीं है। अनाया की अम्मी भी इतनी उदास थीं, बस उसी की बातें करती रहीं। पूरा घर गुमसुम हो गया है। आबिश उदास लहजे में बोली, हाँ यार ये तो है। अनाया के बगैर तो हमें भी मज़ा नहीं आ रहा, जैसे किसी की कमी रह गई हो। सारा भी अपने आंसू का गला घोंटती हुई बोली, क्योंकि अगर सारा रो पड़ी तो आबिश भी रो पड़ेगी, और अगर आबिश रो दी तो इसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनाया जहाँ भी हो अल्लाह इसे खुश रखे। आबिश दुआ मांगती हुई बोली, आमीन। सारा भी हम संग कहने लगी। सुबह की खनकती हुई रोशनी खिड़की को चीरती हुई अनाया पर पड़ रही थी। रोशनी की वजह से अनाया की नींद में खलल पैदा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को आबियान के हिसार में पाया। आबियान अनाया को ऐसे पकड़कर सो रहा था जैसे अनाया अभी जाग जाएगी। अनाया का दिमाग बेदार हुआ तो रात का मंजर अनाया की आंखों में आया। रात का सोचकर ही अनाया सुर्ख पड़ गई। अनाया ने थोड़ी सी नज़र उठाकर आबियान को देखा तो वह सो रहा था। अनाया को याद आ रहा था कैसे उसने अपनी शिद्दत पसंदी से देखा, अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, और बहुत प्यार से आबियान ने अनाया को अपना बनाया। नज़र न लगाना। अनाया इन्हीं सोचों में थी कि आबियान ने कहा। आबियान अनाया से पहले ही जाग गया था। अनाया आबियान के हाथ पर सो रही थी, इसलिए आबियान ने हटाना मुनासिब नहीं समझा। कहीं इसकी नींद ही न खराब हो जाए, इस डर से वो 1 घंटे से लेटा हुआ था और अनाया के उठते ही सोने की एक्टिंग की, ताकि अनाया को फील ना हो कि वो जाग रहा है। अनाया ने घबरा कर अपना रुख मोड़ा। अरे अरे देख लो, मैंने कब मना किया, तुम्हारा ही हूँ। आबियान को इसका मुंह फेरना पसंद नहीं आया, इसलिए बोला और एक झटके से खुद के करीब किया। अनाया आबियान के सीने से लगी। पहली सुबह मुबारक हो मेरी जान, आबियान अनाया के कान में कहने लगा। अनाया इसका मतलब समझकर आबियान के सीने में छुपकर आंखें बंद कर ली। आबियान इसकी हरकत देखकर दिल से मुस्कुराया। आज आबिश की शादी थी। वो काफ़ी डरी हुई थी। सारा कब से इसको हौसला दे रही थी। आबिश की अम्मी ने भी आबिश को बहुत समझाया, जिससे वो काफ़ी बेहतर हुई। सारा और आबिश की कुछ कज़न आबिश को लेकर पार्लर गई हुई थी। यार सिर्फ लड़की ही क्यों अपना घर छोड़कर जाती है, लड़के छोड़ें तो पता चले कि अपना सब कुछ छोड़ना कितना मुश्किल है। आबिश मेकअप करते हुए बोल रही थी। तो चुप करके मेकअप करवा, अब अपना मुंह नहीं खोलना, सारा डांटती हुई बोली। पूरा रास्ता सर खाया है मेरा, मैं कैसे रहूंगी, कैसे एडजस्ट होगी। ऐसा लग रहा है प्लूटो भेज रहे हैं, जहां इसे इंसान नहीं अजीब मखलूक रहती हो। कोई हद ही हो गई। सारा का बर्दाश्त का मादा थोड़ा कम है, इसलिए आबिश को सुना दी, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि आबिश चुप हो गई। स्किन कलर के शरारे में मलबूस, जिसकी शर्ट मीरवन कलर की थी, हल्के काम की शर्ट में मीरवन ही दुपट्टे के, जिसके कॉर्नर पे स्किन कलर की लैस से काम किया गया था। दुपट्टा नफासत से टिकाए वो बहुत पुरकशिश लग रही थी, जबकि इसके तीखे नैन नक्श आज हैवी मेकअप की वजह से मज़ीद निखर गए थे। लबों पे डार्क रेड लिपस्टिक सजाए वो बहुत हसीन लग रही थी। बहुत कमाल लग रही है यार, बहुत खूबसूरत लग रही है, सारा ने आबिश को देखकर बेअख्तियार कहा। आज तो हसन भाई ने फ्लैट ही हो जाना है। आबिश की कज़न आबिश को देखती हुई हंसते हुए बोली। आबिश इन्हें आंखें दिखाने लगी। अल्लाह तुझे नजरे बद से बचाए, सारा दिल से दुआ देने लगी। अल्लाह तुझे भी खुश रखे और अनाया को भी। आबिश आंखों में आंसू लाए कहने लगी। यहाँ रोना धोना मत शुरू कर देना, गाड़ी आ गई है, चलो।
आबिश की कज़न कहने लगी। सारा आबिश को चादर उड़ाती हुई बाहर ले गई। हॉल में आबिश ने अपने माँ बाप के साथ एंट्री की। आबिश जब अंदर आई तो हसन मबहूत सा रह गया इसे देखकर। इतना भी हसीन कोई हो सकता है? बेख्याली में हसन के दिमाग में ख्याल आया। वाइट कुर्ता शलवार में अपने भूरे बाल जेल से सेट किए वो बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। सफ़ेद कलर इस पे हमेशा ही जचता था, लेकिन आज वो मज़ीद निखर रहा था। इसके निखरे नैन नक्कुश इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे, जबकि अपने गुलाबी लबों पे मुस्कुराहट सजाए वो बहुत पुरकशिश नज़र आ रहा था। आबिश अपने माँ बाप के हाथ सख्ती से पकड़े हुए थी। स्टेज पर पहुंचकर आबिश के अबू ने अपना हाथ आबिश के हाथ से निकालकर हसन, जो उनके आने पर खड़ा हो गया था, हसन के हाथ में दे दिया। आबिश संभलकर ऊपर चढ़ी। दोनों स्टेज पर बैठे दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। कुछ देर में निकाह हुआ और कुछ ही देर में आबिश अहमद से आबिश हसन बन गई। खाना खाकर रुखसती का शोर हुआ। आबिश को सबने मिलकर रोने धोने के बाद रुखसत किया। आबिश के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। सब ने मिलकर आबिश को चुप करवाकर हसन की गाड़ी में बिठाया। साद अनाया का चेकअप करने आया था। जब वो अनाया को चेक कर रहा था तो आबियान के मोबाइल में कॉल आई तो आबियान बात करने बाहर चला गया। मैं अब और नहीं कर सकती, मैं आबियान को सब सच बता दूंगी। आबियान के जाते ही अनाया ने साद को कहा, पर वो जो हाल करेगा इसका कुछ सोचा है? कैसे बचा जाएगा? साद की भी शर्त पूरी हो गई थी, इसलिए वो भी चाहता था कि आबियान को सब सच पता चल जाए। पता नहीं, इसी बात का तो डर है कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। इनका तो गुस्सा भी खतरनाक है। अनाया अपना गला तर करते हुए बोली, कल का ही दिन बचा है। परसों तो जिस डॉक्टर की बात की थी वो ज़रूर इस बारे में पूछेगा। साद अनाया को वजाहत से बताने लगा, कुछ भी है मैं इन्हें जल्द ही बता दूंगी। अनाया अपना फैसला सुनाते हुए बोली, कल तक का टाइम है, मैं मार खाने के लिए तैयार हो जाऊं। साद हंसते हुए बोला, हाँ ज़रूर, बर्दाश्त तो करना है। अनाया हंसते हुए बोली, लेकिन दिल में डर भी था कि वो सच जानने के बाद क्या करेगा। सब सही है ना? आबियान रूम में आया तो साद चेकअप कर चुका था। आबियान साद को देखते हुए बोला, हाँ सब सही है, लेकिन अब डॉक्टर ही बताएंगे और फिर तुम हमें बताओगे। साद आबियान को बताते हुए आखिरी बात दिल में कही, सही है, मैं चलता हूँ। साद ने जाने में आफियत समझी। कल रात डॉक्टर आ जाना चाहिए, वरना। आबियान साद को जाता हुआ देखकर बोला, हाँ हाँ कल आ जाएगा। साद कहते हुए निकल गया। दोस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली है, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। साद सीढ़ियाँ उतरते हुए दिल में बोला। साद के जाने के बाद आबियान अनाया के पास आया, जो कि साद के जाने के बाद बेड पर लेट गई थी। अनाया को लगा आबियान साद के साथ ही जाएगा, लेकिन आबियान दरवाजे से ही अंदर आ गया। अनाया आबियान को देखकर बैठ गई। स्वीट हार्ट, तुम ठीक हो? आबियान अनाया के पास बैठते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। आबियान अनाया को देखती हुई बोली, तुम ठीक हो तो आज रात हम डिनर पर चलते हैं। आबियान अनाया की गोद में सर रखते हुए बोला। अनाया ने आबियान को घूरा। अब तुम्हारी घूरी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेबी। आबियान अनाया के हाथ सीने पर बांधता हुआ बोला, आप हटेंगे तो मैं तैयार होंगी ना। अनाया अपना हाथ निकालने की सही करती हुई बोली, आहा ये चेंज कैसे आया, तुम तो बहुत तमीज़दार हो गई हो। मेरी शिद्दत ने तुम्हें इतना बदल दिया है। आबियान आंख दबाते हुए बोला। अनाया इसकी बात सुनकर सुर्ख हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुंह से अब यही निकलता है। अब नहीं बोलूँगी, आपको कीड़े निकालने हैं तो। अनाया रूठेपन से बोली, तुम्हारा जो दिल करे वो बोलो, मैं हर चीज़ में खुश हूँ। चलो
तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। आबियान इसकी गोद से अपना सर हटाते हुए बोला, सही है, आप बाहर वेट करें, मैं चेंज करके आती हूँ। अनाया उठते हुए बोली। आबियान बाहर चला गया तो अनाया सोच में पड़ गई कि अब आबियान को कैसे बताऊं, आज ही की रात है मेरे पास, डिनर के बाद बताती हूँ, अल्लाह मुझे हिम्मत देना। अनाया ने हतमी फैसला सोचा और चेंज करने चली गई। आबियान रूम से बाहर आकर लॉन्ज में बैठा, थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि आबियान को सोच आई कि वो अब अनाया को इसकी फैमिली से मिलवा देगा। अगर डॉक्टर ने कुछ कहा तो मैं अनाया को बाहर मुल्क ले जाने से पहले अनाया को मिलवा दूंगा। यही सब सोचों में था कि अनाया नीचे आती नजर आई। ब्लू कलर की घेरदार फ्रॉक, सर पर ब्लू कलर का स्कार्फ नफासत से सेट किया हुआ, चूड़ीदार पजामे में कोई छोटी सी डॉल लग रही थी। तुम हमेशा इतनी प्यारी लगती हो या सिर्फ आज लग रही हो? आबियान इसको छेड़ता हुआ बोला। मैं हमेशा से ही बहुत प्यारी हूँ, अनाया एक अदा से बोली। उसकी अदा पर आबियान मुस्कुरा दिया और उसके गहरे डिंपल नमूदार हुए और अनाया उसके डिंपल देखकर मुस्कुरा दी। मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, अनाया आबियान को देखती हुई बोली। क्यों? आबियान अनाया को हैरत से देख रहा था। मुझे भी डिंपल चाहिए, अनाया नखरेपन से कहने लगी। ये सुनकर आबियान का जानदार कहका गूंजा। आबियान कहते साथ अनाया को अपने साथ लगाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। मुझे डिंपल बहुत पसंद है यार, अनाया आबियान के साथ चलती हुई बोली। तुम मेरे ले लो, आबियान अनाया को गाड़ी में बिठाता हुआ बोला और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। नहीं, वो आपका है, मुझे अपना चाहिए, अनाया आबियान को देखती हुई बोली। अनाया की बातें ही निराली थीं। आबियान को हैरत हो रही थी कि ये लड़की डिंपल के पीछे पागल है। मैं भी तो तुम्हारा हूँ, आबियान शौकिया बोला। हाँ पर, अनाया सोचने के अंदाज में बोली। हाँ हाँ, क्या पर मतलब मैं तुम्हारा नहीं, यही कहना चाह रही हो ना? आबियान अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अनाया नजरें नीची करते हुए बोली। तो फिर कैसा कहा? आबियान सीरियस मूड करते हुए बोला। मैं आपकी हूँ, अनाया अपने हाथों को देखती हुई बोली। इसकी बात सुनकर आबियान दिल से खुश हुआ। एक बार मेरी तरफ देखकर कहो। आबियान एक हाथ स्टीयरिंग पर हाथ रखे कहने लगा। मैं आपकी हूँ। अनाया आबियान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली। हाय, दिल खुश हो गया। आबियान खुशी में तेज चलाने लगा। आराम से चलाइए। आबियान की स्पीड देखकर अनाया ने घबराकर कहा, जैसा मेरी जान कहे। आबियान स्पीड स्लो करते हुए बोला। अनाया इसकी बात पर शरीर से मुस्कुराई और बाहर के नज़ारे देखने लगी। एक शानदार रेस्टोरेंट में इनकी गाड़ी रुकी। आबियान ने पहले ही टेबल रिजर्व करवाई हुई थी। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों का खाना सर्व हुआ। अनाया को चाइनीज़ ज़्यादा पसंद था तो हर डिश इसी की आई। आबियान ने अनाया के लिए इसके पसंद का खाना खाया। अच्छा, एक बात तो बताओ, आबियान प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोला। जी बोलिए। अनाया प्लेट से नजरें हटाकर बोलने लगी। तुम्हें मैं ज़्यादा पसंद हूँ या चाइनीज़? अनाया को खाने के साथ इंसाफ करता हुआ पूछा। चाइनीज़, अनाया अपनी मुस्कुराहट दबाती हुई बोली। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई वैसे, आबियान नॉर्मली कहने लगा। अच्छा, मुझे चाइनीज़ के साथ आप भी पसंद हैं, अनाया प्लेट पे झुके झुके कहने लगी। ये बात तुमने कुछ अच्छी कही, आबियान हंसते हुए बोला। या अल्लाह, इस हंसी को कायम रखना, सच सुनने के बाद भी। अनाया इसको हंसता हुआ देखकर दिल से दुआ करने लगी। आते आते दोनों को 12 बज गए थे। आबियान ने अनाया को फूल और गजरे दिए थे। आबियान को पता था इसे गजरे बहुत पसंद हैं, इसलिए वो हमेशा इसके लिए गजरे लेकर आता था। अनाया हमेशा
गजरों को देखकर महक जाती थी। हर तरह के फूल इस गजरे में होते थे और आबियान इसको देखकर महक जाता था। आबियान कमरे में आकर चेंज करने चला गया। कैसे बताऊं? अनाया बेड पर बैठे अपना स्कार्फ उतारते हुए सोचने लगी। थोड़ी देर बाद आबियान ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ही शर्ट पहने फ्रेश सा बाहर निकला। तुम कर लो चेंज। आबियान इसे बेड पर बैठे देखकर कहने लगा। जी। अनाया कपड़े उठाकर वॉशरूम चली गई। सादा सा लॉन का सूट पहने, बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहने बाहर आई। आबियान को देखा तो वो लैपटॉप खोलकर टाइपिंग कर रहा था। सुने, अनाया ने आहिस्ता सी आवाज़ दी। आबियान की नज़र अनाया पर पड़ी तो आबियान शरीर से मुस्कुराकर अनाया की तरफ बढ़ा। बोले। आबियान अनाया को अपनी तरफ खींचकर अनाया के चेहरे को देखता हुआ बोला, मुझे कुछ बात करनी है। अनाया घबराहट में हकलाते हुए बोली, ऐसी क्या बात करनी है जिससे तुम हकला रही हो? आबियान अभी भी उसके हुस्न में खोए हुए कहने लगा, आप बैठें, मुझे कुछ बताना है। आबियान को नरमी सी बात करते हुए देखकर अनाया की हिम्मत बढ़ी। चलो बैठ गया। आबियान अनाया को छोड़ते हुए बेड पर बैठ गया। आबियान को लगा कोई मामूली बात होगी, इसलिए इतने आराम से बात कर रहा था, पर इसे क्या पता था अभी इसके सर पर बम फटने वाला है। आप मुझसे वादा करें आप गुस्सा नहीं होंगे। अनाया आबियान के सामने बैठकर आबियान के घुटनों पर हाथ रखती हुई बोली, ऐसी क्या बात है अनाया? आबियान को अब तशवीश हो रही थी। आप पहले वादा करें। अनाया अपनी बात पर जोर देती हुई बोली, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा तुम पर गुस्सा। अब बताओ क्या बात है? आबियान इसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोला, वो असल में मुझे कोई बीमारी नहीं है। अनाया आंखें बंद करके जल्दी में बोली, क्या मतलब है? आबियान इसको हैरत से देख रहा था। मतलब साद भाई और मैंने झूठ बोला था आपको सीधे रास्ते पर लाने के लिए। अनाया अपना मकसद बताए बगैर बोली, कहीं ये सुनकर उसने मेरा कत्ल कर देना है। पर अब तो वो मकसद था ही नहीं, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। तुम्हारा दिमाग सही है तुम? आबियान एक झटके से खड़ा हुआ। हम सिर्फ आपको सही रास्ते पर लाना चाहते थे बस। आबियान को गुस्से में आता देखकर अनाया ने खड़ा होते हुए वजाहत की, माय फुट, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बीमारी का सुनकर मेरा चैन चला गया। जब जब ख्याल आता था तब तब मैं कितना बेचैन हो जाता था। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? दिन रात मरता रहा, तुम्हारे लिए रोता रहा। आबियान अनाया के दोनों बाजू सख्ती से पकड़कर तैश के आलम में बोला। अनाया को आबियान की उंगलियां अपने बाजू पर घुसती हुई महसूस हो रही थी। दर्द की वजह से अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे दर्द हो रहा है, अनाया आबियान की आंखों में देखती हुई बोली। आबियान उसकी आंखों में आंसू देखते हुए अनाया को छोड़ दिया और ड्रेसिंग के शीशे पर जाकर जोर से मुक्का मारा, जिसकी वजह से ड्रेसिंग का शीशा टूट गया और आबियान का हाथ जख्मी कर गया। आबियान के हाथों से खून बहता देखकर अनाया फौरन आबियान के पास आई। आपका हाथ? अनाया रोते हुए बोली। अनाया आबियान का हाथ पकड़ने वाली थी कि आबियान ने झिड़क दिया, जाओ यहाँ से। आबियान ने आहिस्ता से कहा, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। आप पहले अपना हाथ दिखा दें। अनाया रोते हुए आबियान से फरियाद करने लगी। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आबियान धारता हुआ बोला। अनाया उसकी आवाज़ से डरकर 2 कदम पीछे गई। आई सेड गेट आउट। आबियान तैश में बोला। अनाया डरकर बाहर चली गई रोते हुए। वो सीढ़ियों पर बैठ गई और चेहरे पर हाथ रखकर ज़ारो कतार रो रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया अनाया? आबियान की आंखों से एक आंसू गिरा। आबियान रूम में ज़मीन पर बैठता हुआ बोला। आबियान थोड़ी देर वहीं बैठकर रूम से बाहर आ गया। बाहर आया तो देखा अनाया सीढ़ियों पर बैठी बहुत रो रही थी। आबियान के दिल को कुछ हुआ, वो इसके पास गया।
दूसरे रूम में जाओ, हमारे रूम में हर जगह कांच है। आबियान अनाया के पास खड़े खड़े बोला, अलबत्ता उसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। अनाया ने उसकी आवाज़ सुनकर फौरन गर्दन हाँ में हिलाई। आबियान, अनाया इसको आवाज़ देने लगी कि हे आबियान। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए बाहर चला गया। अनाया उदास सी आबियान को जाते हुए देख रही थी। वो चला गया तो सुस्त कदम से दूसरे कमरे में चली गई। आबियान सीधा साद के अस्पताल गया। आज साद नाइट ड्यूटी पर था, इसलिए वो इसे अस्पताल में ही मिल गया, या शायद यूं कहना ठीक रहेगा कि साद के नसीब में आबियान के हाथ की मार लिखी थी। वहाँ जाकर सीधा साद के केबिन गया और डायरेक्ट उसके मुंह पर मुक्का मारा। बिना इसको संभलने का मौका दिए बरसात जारी रखी। उसके केबिन में कोई पेशेंट नहीं था, वो अकेला बैठा था, वरना उसकी इज्जत का जनाजा सब बैठे देखते। आबियान के मुक्के ने उसका दिमाग घुमा दिया था। नाक से खून बह रहा था। तूने मुझसे झूठ कहा, सबसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा किया, और तूने क्या किया? आबियान इसको मारते हुए बोल रहा था। यार तू मेरी बात तो सुन। साद इसको रोकता हुआ बोला, क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? आबियान अपना हाथ झटकते हुए बोला, तू बैठ यहाँ। साद अपने नाक से खून साफ करते हुए बोला, कोई और ऐसी हरकत करता तो मैं इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। आबियान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। हमने तेरे भले के लिए ही सब किया था, हमारा क्या फ़ायदा था इसमें? हमें तो बदले में मार ही मिली है। साद नाक पर हाथ रखते हुए बोला, पर वो मेरी जान थी, कैसे इतनी बड़ी बीमारी बता दी? तुम लोगों को ये खेल लग रहा था। आबियान साद पर चीखते हुए बोला, तूने भाभी पर तो हाथ नहीं उठाया ना? साद को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई तो फौरन कहा, मैं इस पर हाथ उठा सकता हूँ? आबियान टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोला, अरे तुझे तो लगा है। साद इसका हाथ देखते हुए बोला, भाड़ में गया हाथ। आबियान अपना हाथ देखकर उकताए हुए लहजे में बोला, तेरा अस्पताल मैंने बंद करवा देना है अब। आबियान साद को देखते हुए बोला, ओ भाई ना कर यार, मेरे अस्पताल को तो बख्श दे, मैंने बहुत मेहनत से सब किया है, तू कोई और सज़ा दे दे। साद को तो झटका ही लग गया। ये सुनकर तो फौरन बोला, तूने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, मैं तेरे साथ इतना सा भी नहीं कर सकता, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। आबियान आंखों में तैश लाए कहने लगा। कुर्सी को धक्का देते हुए बाहर चला गया। पीछे से साद इसको आवाज़ें देता ही रह गया। रात के 2 बजे आबियान घर पर आया। आबियान की खुद की हालत बिगड़ी हुई थी। बार बार अनाया के अल्फाज याद आ रहे थे। आबियान ने कमरे में कदम रखा तो देखा हर जगह कांच फैला हुआ था। आबियान को याद आया कि उसने अनाया को दूसरे कमरे में जाने का बोला था। आबियान ने दूसरे कमरे का रुख किया। इसके हाथ पर खून जम गया था। बिना अपने हाथ को देखे दूसरे कमरे में गया। जैसे ही कमरे के अंदर आया, अनाया इसे ज़मीन पर बैठी बेड के कॉर्नर से टीक लगाए नींद की वादियों में थी। आबियान चलते हुए इसके पास आया। 2 जानों बैठकर अनाया के चेहरे को गौर से देखा। अनाया के गाल पर आंसू के निशान थे और आंखें सूजी हुई थी। आबियान ने आहिस्ता से अनाया की आंखों पर हाथ रखा, जैसे वो उसकी आंखों के सारे मोती चुन लेना चाहता हो। मुझे कोई बीमारी नहीं है। आबियान उसकी आंखों पर अपने लब रखने वाला था कि उसके कानों में अनाया की आवाज़ गूंजी। आबियान झटके से पीछे हुआ और ज़मीन से खड़ा हुआ। अनाया उठो, बेड पर जाओ। आबियान बिना उसकी तरफ देखे कहने लगा। अनाया जो नींद की वादियों में थी, आबियान की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठी। जी। अनाया अपनी सुर्ख आँखें आबियान के चेहरे पर डालती हुई बोली, बेड पर जाओ। आबियान अपनी बात दोहराता हुआ बोला और बेड के दूसरी साइड जाकर बैठ गया। अनाया उठकर बेड पर बैठी तो नज़र आबियान के हाथ पर पड़ी, जो लाल हो रहा था और खून बहुत जम गया था।
आबियान मेरी एक बात मान ले प्लीज़। अनाया आबियान से इल्तिजा करती हुई बोली। मैंने कहा मुझसे बात मत करो। आबियान अपने जब्त करते होंठों से बोला, प्लीज़ एक बार सुन लें। अनाया उसकी बात नज़रअंदाज करती हुई बोली, मैंने क्या कहा है अभी? आबियान गुस्से से पर आहिस्ता आवाज़ में बोला, नहीं, आपने नहीं कहा मुझसे बात करो। अनाया अपने आंसू रोकती हुई बोली, आबियान कहकर बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए बोला और आंखें मंद गया। शायद वो थोड़ा सुकून चाहता था। आबियान दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी, ड्रॉ से ट्यूब और रुई निकाली और बेड पर उसकी तरफ मुंह करके बैठ गई। डर भी था कहीं कुछ कर ही ना दे। आबियान को सब समझ आ रहा था वो क्या करने वाली है। अनाया ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। वो जानती थी कि आबियान जाग रहा है, बस थोड़ी सी कोशिश कर रही थी और दर्द भी हो रहा था। आबियान का हाथ देख देख कर अनाया ने आबियान का हाथ पकड़ा तो आबियान ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। प्लीज़ नहीं करें, मुझे भी थोड़ा हक जताने दें। अनाया ने रोते हुए बहुत प्यार से बोला। आबियान उसका चेहरा देखकर उसके लफ्ज़ों की मिठास सुनकर अपना हाथ ना हटा सका। अनाया ने आबियान के हाथ को साफ करके इस पर ट्यूब लगाई। अनाया ट्यूब कम और फूंक ज़्यादा मार रही थी और ट्यूब लगाते हुए बार बार आबियान को देख रही थी कि आबियान को दर्द तो नहीं हो रहा। पर आबियान के चेहरे पर कोई भी बदलाव न था। वो सपाट चेहरे से अनाया को देख रहा था। आबियान को उसकी अदा पर टूटकर प्यार आया, लेकिन वो जब्त कर रहा था। अब गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। बस हो गया, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। आबियान अपना हाथ अनाया के हाथों से निकालता हुआ बोला। अनाया उदास सी अपने हाथों को देख रही थी जहाँ कुछ देर पहले आबियान के हाथ थे। आबियान ने साइड से लाइट ऑफ की तो मजबूरन अनाया को लेटना पड़ा। कुछ देर अनाया गौर से घूरती रही। आबियान सीधा सो रहा था। अनाया झुककर देखने लगी कि वो सोया है या नहीं। अनाया ने आबियान को फिंगर से टच किया तो वो हिलता है या नहीं। जब कोई मूवमेंट नहीं हुई तो अनाया को लगा कि आबियान सो गया है। कितना गुस्सा करते हैं। कुछ देर आबियान को देखकर अनाया ने दिल में सोचा और आबियान के सीने से जा लगी। अनाया को सुकून ही वहाँ मिलता था। वो कैसे तकिए पर सो सकती थी। अनाया ने आबियान का हाथ आराम से पकड़ा जो जख्मी था। आहिस्ता आहिस्ता अनाया इसका हाथ सहला रही थी ताकि आबियान को सुकून पहुँचे। अनाया का सारे जहां का सुकून ही आबियान की बाहों में था। अनाया को जल्द ही नींद आ गई थी और अनाया को सोता देखकर आबियान की मुस्कुराहट गहरी हुई। आबिश हसन के रूम में बैठी थी। पूरा रूम बहुत अच्छा सा सजाया गया था। हर तरफ फूल पत्तियां बहुत महारत से सेट किया हुआ था और बेड पर बहुत खूबसूरत सी सेज सजाई गई थी। आबिश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था इन सब चीज़ों को देखकर और आने वाले लम्हात को सोचकर। आबिश बेड पर बैठी अपने हाथों को मसल रही थी कि रूम का दरवाज़ा खुला। हसन अपने वजीहा अंदाज में अंदर आया। आबिश की तो नज़रें ही नहीं उठ रही थी। हसन मर्दाना चाल चलता हुआ आबिश के सामने बैठा। मैं जानता हूँ सब जल्दी हुआ। मैं भी चाहता था तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मेरी जॉब का मसला था, वरना मैं कभी तुम्हारे घर वालों को जल्दी शादी करने का नहीं कहता। थोड़ी खामोशी के बाद हसन ने उसके चेहरे पर गौर करते हुए कहा, जी। आबिश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इतनी बड़ी बात का सिर्फ इतना सा जवाब। हसन सिर्फ सोचकर ही रह गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो अपना दिल हार बैठा था। बहुत समझाया इस दिल को, लेकिन ये दिल किसी की सुनता ही नहीं है। हसन उसके दिलकश सरापे को देखते हुए बोला। आबिश अपनी तारीफ पर दिल से खुश हुई लेकिन कुछ बोला नहीं। अच्छा चलो सही है, तुम चेंज कर लो
اور ہاں تم جتنا ٹائم چاہے لے لو، لیکن چلنا تمہیں میرے ہم قدم ہی ہوگا۔ حسن اس کو نفوذ سے دیکھتے ہوئے بولا اور آخر میں اپنا حق جتانا نہ بھولا۔ آبش صرف سر ہلا کر ہی رہ گئی اور واش روم میں جا کر چینج کرنے چلی گئی۔ آبش خود مطمئن تھی اس رشتے سے، لیکن جھجک اور شرم نے کچھ بولنے ہی نہ دیا۔ چینج کر کے آئی تو لون کا سادہ سا فارن کلر کا سوٹ ہم رنگ دوپٹہ سر پر رکھا ہوا تھا۔ حسن نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ خود سے رضامند نہیں ہوگی وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آبش واش روم سے باہر آئی تو حسن بیڈ پر لیٹے پاؤں پر پاؤں چڑھائے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ حسن نے آبش کو دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ محرم کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ نے نکاح کا رشتہ بنایا ہی ایسا ہے کہ خود ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تم یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ حسن اٹھ کر اپنا تکیہ اور چادر اٹھاتے ہوئے بولا۔ آبش چپ کر کے لیٹ گئی اور خود پر کمبل ڈال لیا۔ حسن صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کو عادت نہیں تھی اس طرح سونے کی، نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی تھی، اور پھر بیڈ سے سیدھا صوفے پر آ گیا تو اب نیند آنا مشکل ہی ہو گیا تھا۔ آپ ادھر آ جائیے، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ آبش حسن کو بار بار کروٹ بدلتے دیکھتی ہوئی بولی۔ آبش کو اندازہ تھا کہ وہ صحیح سے نہیں سو پا رہا۔ نہیں صحیح ہے، تم آرام سے سو، حسن نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر یوں ہی گزرنے کے بعد بھی حسن نے اپنی کروٹیں بدلنا بند نہیں کی تو آبش کو اٹھنا پڑا۔ آپ بیڈ کے دوسرے سائڈ پر سو جائیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آبش کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح بے آرام ہو رہا ہے، اور یہ سن کر تو حسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنا تکیہ چادر پکڑ کر فوراً برابر میں آ گیا اور آبش کے دوسری سائڈ منہ کر کے لیٹ گیا۔ رشتے تو قائم ہی رہتے ہیں، کبھی قدم سے تو کبھی زخم سے۔ صبح عنایا کی آنکھ کھلی تو برابر والی جگہ خالی تھی۔ چہرہ گھما کر کمرے کو دیکھا تو آبیان ڈریسنگ کے سامنے بلیک پینٹ کوٹ میں نکسک سا تیار بالوں کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ عنایا اپنی مندی مندی آنکھوں سے آبیان کو دیکھ رہی تھی جو اب پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ آبیان عنایا کو شیشے میں دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا اور وہ اس کو اگنور کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا رہا تھا۔ آبیان، عنایا نے آہستہ آواز میں بلایا۔ بولو، آبیان نے روکھے پن سے کہا۔ معاف کر دو۔ عنایا دوبارہ رونے کی تیاری میں تھی۔ اب مجھے تمہارے یہ آنسو نظر نہ آئیں۔ آبیان گردن گھما کر آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پھر معاف کر دو، عنایا نے اتنے پیار سے کہا کہ آبیان کی ہنسی چھوٹ گئی، پر مہارت سے آبیان نے ضبط کیا۔ اٹھو اور ناشتہ کرو، آبیان روب سے کہتا ہوا اپنی گھڑی پہننے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آبیان کی تھوڑی کیئر سے عنایا کو حوصلہ ہوا تو اس نے پوچھا۔ میں نے کہا تم سے کہ مجھ سے پوچھو، آبیان کھڑے تیور سے بولا۔ وہ میں نے ایسے ہی پوچھا، عنایا نے اس کا روب دیکھتے ہوئے اٹک کر کہا۔ آئندہ مجھ سے مخاطب مت ہونا، آبیان غصے سے کہتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ کیوں مخاطب نہ ہوں، بیوی ہوں تمہاری۔ عنایا کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی اور وہ بول پڑی۔ آبیان اس کی آواز سن کر پلٹا اور اس کے بے حد قریب آیا اور اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا، جس سے عنایا نے سر جھکا لیا۔ جب یہ سب کر رہی تھی تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا؟ آبیان اپنی انگلی سے عنایا کی تھوڑی پکڑ کر سر اونچا کرتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری۔ عنایا آنکھوں میں نمی لائے کہنے لگی۔ مجھے تم روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو، یہ آنسو اپنے بھائی سعد کے لیے بچا کر رکھنا۔
आबियान ने कहकर अनाया को छोड़ दिया और बाहर चला गया। अनाया सोच में पड़ गई कि वो साथ के साथ क्या करने वाला है। सुबह आबिश की आंख खुली तो खुद को हसन की आगोश में पाया। आबिश तो घबरा ही गई हसन को अपनी इतना पास पाकर। हसन अभी सो रहा था। उसकी गर्म सांसें आबिश को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो इससे इतना करीब था, आबिश को ऐसे लेकर सो रहा था कि आबिश का हिलना भी मुश्किल हो गया था। आबिश हसन का हाथ हटाने लगी तो हिलने की वजह से हसन की आंख खुल गई। सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं कब तुम्हारे पास आया। हसन माजरत करता हुआ पीछे हटने लगा और हसन के जागने पर आबिश को शर्मिंदगी ने घेरा कि उसकी वजह से हसन उठ गया। आबिश हसन के उठने से पजल हो रही थी। क्या उठने का दिल नहीं है? हसन जो इसको लेटे देखकर शरारत से बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आबिश जल्दी से उठ गई। अरे लेटी रहो, मैं मजाक कर रहा था। हसन उसकी जल्दबाजी देखकर बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, आबिश आहिस्ता आवाज़ में कहती हुई कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। आबिश शावर लेकर बाहर आई तो सिंपल सी पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट में फॉरेन कलर का गरारा और पिंक ही कलर का दुपट्टा पहने निखरे निखरे से चेहरे में कोई परी लग रही थी। हसन की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी कि नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। हसन चलते हुए बिल्कुल आबिश के सामने आया। आबिश इसको देखकर वैसे ही कंफ्यूज थी। इसको अपनी तरफ आता देखकर हाथों से तौलिया छूट गया। हसन इसके करीब आते हुए झुककर तौलिया उठाया और दोनों साइड से पकड़कर आबिश की कमर की तरफ घेरा डाला और एक झटके से अपनी तरफ खींचा। तुम मेरा सब्र आजमा रही हो, हसन इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। आबिश तो इसके लफ्ज़ सुनकर शौक में ही थी। प्लीज़। हसन इसके ऊपर झुकने लगा तो आबिश कहती हुई दूर हुई। आबिश इस सब के लिए अभी तैयार न थी। आई एम सॉरी। हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो माजरत करने लगा। हसन को अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत जल्दी कर रहा है, आबिश को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए हसन ने फ़ौरन माजरत कर ली। ये उनका हक है, मैं कैसे रोक सकती हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी है। आबिश नज़रें झुकाए खड़ी सोच रही थी। आप मुझे थोड़ा वक्त दे। आबिश अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई सर झुकाए कहने लगी जैसे कोई जुर्म किया हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तुम दिल से इस रिश्ते को मानो तब मेरे पास खुले दिल से आना। ये बंदा तुम्हारे लिए हाजिर है। हसन शरारती लहजे में बोला। जी। आबिश बस इतना ही कह सकी। और हाँ, याद आया, तुम्हारी मुंह दिखाई तो दी ही नहीं। हसन राह से एक मखमली डिब्बा निकालते हुए बोला और इसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए डिब्बा दिया। ये लो, इसमें क्या है? आबिश डिब्बा हाथ में लेती हुई बोली। तुम खुद देख लो, हसन कहता हुआ ड्रेसिंग के सामने बाल बनाने लगा। ये तो बहुत खूबसूरत है। आबिश कंगन देखकर मबहूत सी बोली। तुमसे कम। हसन आबिश को देखता हुआ बोला। मैं पहना दूँ? हसन इसके सामने आते हुए कहने लगा। आबिश ने डिब्बा इसकी तरफ बढ़ा दिया जैसे इजाज़त दी हो। हसन उसकी हरकत पर दिल से मुस्कुराया। हसन ने डिब्बे से कंगन निकालकर आबिश की मखमली गोरी कलाई में डाले और फिर दूसरे हाथ में पहनाए। आबिश को ये कंगन बहुत पसंद आए थे। वो बार बार अपने हाथ को ही देख रही थी। थैंक यू। आबिश खुश होते हुए कहने लगी। यू आर वेलकम स्वीटी। हसन इसको खुश देखता हुआ बोला। आबिश झुम सी गई इसके नए नाम से बुलाने पर। चलें, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हसन उसकी चीख मिटाने के लिए बोला। जी चलिए। और वो दोनों पहली सुबह एक साथ थे। सारा कैंटीन में बैठी बर्गर के साथ इंसाफ कर रही थी। इसे गुस्सा भी आ रहा था कि सब ने इसे अकेला छोड़ दिया।
बस अपना गुस्सा बरगद पर निकाल रही थी कि एकदम से उसकी बराबर वाली सीट पर कोई आकर बैठा। सारा ने गुस्से से सामने बैठे शख्स को देखा। हे लिटिल लेडी, कैसी हो? सलमान इसको कैंटीन में खाते हुए देखा तो सारा के बराबर में सीट पर बैठकर पूछने लगा, गुस्से में हूँ, मेरे मुंह ना लगो। सारा ने गुस्से से कहा और बर्गर पर झुक गई। अच्छा, फिर किसके मुंह लगूं? सलमान आज इसको तपाने के मूड में था, इसलिए बोला, सब मेरे मंगेतर नहीं है ना, इसलिए सोच समझकर मुंह लगना पड़ता है। सलमान सोचने के अंदाज में कहने लगा, गलती हो गई जो तुम मेरे पल्ले पड़ गए। सारा इसको अदाकारी जहर लग रही थी, इसलिए तब कर कहा, अब क्या कह सकते हैं, हो गई है, अब तुम्हें जिंदगी भर यही शक्ल देखनी है। सलमान उदास चेहरे से बोला, जैसे सबसे ढकी बात कर रहा हो, भाड़ में जाओ। सारा का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे, वैसे ही मेरा मूड ख़राब है और उसने आकर और ख़राब कर दिया, इसलिए जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये कौन सी जगह है, अच्छी है तो मिलकर चलें। सलमान दिमाग पर उंगली रखते हुए बोला और आखिरी बात सारा को तपाने के लिए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ। सारा अपना बर्गर वहीं छोड़कर जाने लगी। अच्छा बैठकर सुकून से खा लो, अब कुछ नहीं बोल रहा। सलमान को इसका खाने से हाथ हटाना पसंद नहीं आया, तभी इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। सारा मजबूरन बैठ गई क्योंकि बर्गर की बात थी। ये तो गुस्से में छोड़ दिया था, पर अब खा लेती हूँ। सारा सोचती हुई बैठ गई। सलमान इसको खाता हुआ देख रहा था। मुझे घूरना बंद करो। सलमान इसे कब से देख रहा था, इसलिए सारा तंग आती हुई बोली, अब तुम्हें ही तो देखना है, किसी और को तो देख नहीं सकता। सलमान शोखिया बोला और आंखों में वाज़ेह शरारत थी। मैं उड़ जाऊंगी। सारा धमकी देती हुई बोली, अच्छा भाई, कुछ नहीं कह रहा, हद हो गई। सलमान का मूड बिगड़ रहा था और सारा को अब मज़ा आ रहा था। ओह शिट, क्लास है मेरी। सारा घड़ी पर नज़र पड़ते हुए बोली, बाद में मिलूंगी। सारा अपना बैग उठाते हुए बोली, पर सुनो तो। सलमान इसको उठता देखकर फौरन बोला, क्या? सारा पलटते हुए पूछने लगी, तुम मेरी मोहब्बत हो? सलमान दिल पर हाथ रखते हुए कहने लगा और सारा इसके इस तरह कहने में सटपटा गई और आगे पीछे देखने लगी। जहाँ रश तो कम था, लेकिन जो थे वो सब इन्हें देख रहे थे। सारा सर झुकाए जाने लगी। सलमान इसी को ही देख रहा था। मैं भी। सारा दरवाजे पर पहुंचकर सलमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा और शरीर से मुस्कुराहट सलमान की तरफ उछालकर बाहर चली गई। और सलमान इसको हिलते लब के बरबराहट अच्छे से समझ गया था। वो इतने मुश्किल लफ्ज़ नहीं थे कि कोई बंदा ना समझ सके। सारा की मुस्कुराहट और लफ्ज़ सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। सलमान तो बस इसके लफ्ज़ में खो गया था। वहीं कुर्सी से टेक लगा गया। अनाया आबियान के पीछे भागी, जो मेन गेट तक पहुंच चुका था। आबियान, आप क्या करने वाले हो साथ भाई के साथ? अनाया सीढ़ियां उतरकर आबियान को पीछे से आवाज़ देती हुई बोली, तुमसे मतलब? आबियान पीछे मुड़कर रूखेपन से जवाब देता हुआ बोला, आप प्लीज़ उनको छोड़ दो। अनाया मिन्नत करती हुई बोली, क्योंकि इसको तो कम सज़ा देता है, लेकिन साथ को डबल सज़ा दिलाएगा। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं कहा, वरना मेरे साथ जो गद्दारी करने वालों को मैं अगली सांस भी नहीं लेने देता। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे लिए कोई कदम उठाऊं। आबियान को सच में गुस्सा आ गया था कि वो इसके लिए कह रही है। प्लीज़ छोड़ दें, आप मुझसे तो प्यार करते हैं ना? मुझे कम ही डांटेंगे, लेकिन साथ भाई का आप कचूमर बना देंगे। अनाया इसकी वार्निंग सुनकर खौफ में आ गई और मुंह पर हाथ रख कर रोते हुए मासूम से अंदाज में बोली, किसी मुलाजमा में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ से गुजर भी जाए, इसलिए इन्हें तंग करने वाला कोई न था। आबियान
اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اچھا تو میری جان کو اس کی فکر ہے، اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے کہ اس نے کیسے دن رات نکالے ہوں گے۔ آبیان اس کو اپنے سینے سے ہٹا کر دونوں ہاتھ سے عنایا کا چہرہ پکڑے بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، میں نے آپ کی بھلائی کے لیے کیا تھا کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ عنایا نرمی سے کہہ کر دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ پر تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا، تم سوچ نہیں سکتی میں کتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جب یہ بات سوچتا تب میں بے چین ہو جاتا۔ میری جان تم میں بستی ہے، اور جب تم نے بتایا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نہیں چاہتا میرا غصہ تم پر نکلے، لیکن تم مجبور کر دیتی ہو۔ آبیان عنایا کو کس کر گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں اپنے دل کی بات کہنے لگا۔ آئی ایم سوری، بس میں آپ کو سیدھے راستے پر دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہ سب کیا۔ آپ کو دکھ ہوا، اس کے لیے سوری۔ عنایا اس کی بے چینی سمجھ سکتی تھی، اس لیے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہی کہنے لگی۔ آخری بات اس کے سینے سے سر اٹھا کر بولی۔ آبیان بھی اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچھا اب تمہیں سزا کیا دی جائے؟ آبیان سنجیدگی سے کہتا ہوا بولا، لیکن آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ آپ مجھے سزا دیں گے؟ عنایا اس کی شرارت بھری آنکھیں نہ دیکھ سکے، اس لیے صدمے سے بولی، ہاں تم نے غلطی کی ہے تو سزا بھی بنتی ہے۔ آبیان اس کو اپنے سینے سے ہٹا کر بولا، چلو تمہیں دوبارہ اسی کمرے میں بند کر دیا جائے۔ آبیان سوچنے کے انداز میں بولا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عنایا اس کی آنکھیں دیکھتی ہوئی شرارت سے بولی اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ رکو، صبر رکھو، تمہیں مگر مچھ سے ملواتا ہوں۔ آبیان اس کی طرف دوڑتے ہوئے بولا، آپ خود مل لیں، میں نے نہیں ملنا۔ عنایا ہنستے ہوئے بولی۔ عنایا کمرے میں پہنچ کر جیسے ہی روم بند کرنے لگی، آبیان نے پیر سے دروازہ روک لیا۔ اب کہاں بھاگو گی؟ آبیان پورا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، دیکھیے ہماری ایسی مذاق نہیں ہے۔ عنایا دور ہوتے ہوئے سانس بحال کرتی ہوئی بولی، پھر کیسی مذاق ہے مسز؟ آبیان زبانی لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ ساتھ کو چھوڑ دینا پلیز۔ عنایا اپنے چکر میں بھول ہی گئی تھی۔ اچھا کیا دو گی اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو؟ آبیان اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جو آپ چاہیں۔ عنایا تو اسی میں خوش ہو گئی تھی کہ وہ مان رہا تھا۔ مجھے ایک پیاری سی بیٹی چاہیے۔ آبیان اس کے بال کان سے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ عنایا اس کی بات سن کر سٹ پٹا گئی اور شرم سے سر جھکا گئی۔ ارے تم شرما گئی؟ آبیان کہکا لگاتے ہوئے بولا، چھوڑیے میں باہر جا رہی ہوں۔ عنایا چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، اچھا جاؤ، شرماؤ تو نہیں۔ آبیان اب بھی اس کے شرمانے پر مزہ لے رہا تھا اور عنایا اپنا سرخ چہرہ لے کر باہر چلی گئی۔ آبیان نے سعد کو فون کیا۔ ہیلو، سعد نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کوئی بیڈ نیوز ہی سننے کو ملے گی۔ ہیلو سعد، آبیان روبدار آواز میں بولا۔ ہاں، سعد نے جھجکتے ہوئے بولا، میں نے تمہارا ہسپتال۔ آبیان نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ کیا میرے ہسپتال کا؟ آبیان میرے ہسپتال کو چھوڑ دے یار، میں نے تیرا بھلا ہی کیا تھا، کوئی تیری چیز لے کر نہیں بھاگا ہوں۔ سعد کو اپنا ہسپتال بہت پیارا تھا، اس لیے وہ آبیان کی منت کرنے لگا۔ آخری بات پر تو سعد کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ تو مجھ پر نہیں بھڑک، میں 1 منٹ میں سب کچھ بند کروا سکتا ہوں۔ آبیان اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولا، پر ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ نہ کرنا یار۔ سعد دوبارہ اپنی وہی ٹون میں آ گیا تھا۔ جا، بخش دیا میں نے تجھے، اپنی بیوی کی خاطر۔ آبیان نے ایسے کہا جیسے ملک کی بادشاہت اسے دے دی ہو۔ سعد کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس نے غلط سنا۔ دوبارہ بول، کیا کہا؟ سعد اپنے کان ٹھیک کرتے ہوئے بولا، آبیان جیسا بندہ کسی کو چھوڑ دے
یہ جیسے ناممکن سی بات ہے۔ جی لے اپنی زندگی آزاد کیا میں نے۔ آبیان ہنستے ہوئے بولا، واہ بھائی، ہم نے اتنا کہا لیکن بھابھی کے کہنے پر فوراً مان گئے۔ ساتھ شکوہ کرتے ہوئے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ بس کیا کرے، بیوی بھی تو میری ہے۔ آبیان شوخیہ ہوتے ہوئے بولا، ہاں 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 بھائی، تیری ہی بیوی ہے۔ ساتھ ہنستے ہوئے بولا، یہ تو میں نے اپنی بیوی کے لیے چھوڑ دیا، ورنہ تو ابھی روڈ پر ہوتا۔ آبیان اب بھی اس کی لینے میں لگا ہوا تھا۔ ہاں بھائی، مہربانی تیری، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا۔ جیسے میں نے تجھے معاف کیا ویسے ہی اللہ مجھے معاف کر دے۔ آبیان اداسی سے کہنے لگا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ ساتھ اس کو حوصلہ دیتا ہوا کہنے لگا، انشاءاللہ۔ آبیان نے دل سے کہا، چل میں اوور ڈیوٹی پر ہوں، مجھے پیشنٹ بلا رہے ہیں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ سعد نے احسان جتاتے ہوئے کہا، چل صحیح ہے، اللہ حافظ، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ سعد نے دل میں دعا دیتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سارا تھوڑی دیر ریسٹ کرنے یونی کے گارڈن میں بیٹھی تھی کہ برابر میں سلمان آ کر بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ سلمان اس کو بیگ کے اندر گھسا پا کر بولا، تم یہاں؟ سارا اس کے بیٹھنے پر بولی، کیوں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا؟ سلمان شرارتی لہجے میں بولا، اچھا بتاؤ تو کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سلمان پوچھنے لگا، یار چپس ڈھونڈ رہی ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ سارا مصروف انداز میں بولی، تمہیں کیا ہر وقت بھوک ہی لگتی رہتی ہے؟ کتنا کھاتی ہو، جب دیکھو کیفے میں ملتی ہو یا ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سلمان شوخیہ ہوتے ہوئے بولا، تمہارا نہیں کھاتی میں؟ سارا غصے ہوتے ہوئے بولی، اچھا اچھا صحیح ہے، یہ لو تمہارے لیے لیا تھا۔ اس کو غصہ دیکھ کر سلمان چپس کا ایک پیکٹ بڑھاتے ہوئے بولا، پہلے ہی دے دیتے، فالتو کا غصہ نہیں آتا۔ سارا ہنستے ہوئے بولی، لنچ پر چلو گی؟ سلمان اس کو دیکھ کر آفر کرتے ہوئے بولا، کیوں تم پیزا کھلا رہے ہو؟ سارا چپس کھاتی ہوئی بولی، تمہیں کھانے کے علاوہ بھی کوئی بات کرنی آتی ہے؟ سلمان تنگ آ کر بولا، نا جی، میں اور میرا کھانا دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ سارا اداکاری کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، تم کیا چیز ہو؟ سلمان ہنستے ہوئے بولا، انسان ذات ہے، کوئی چیز تو نہیں ہے۔ خیر تم بتاؤ کیا کام ہے؟ سارا برا مناتے ہوئے بولی، ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا، تم لنچ پر چل رہی ہو شام میں لینے آؤں گا۔ تمہاری امی سے بات کر لی ہے میں نے، تیار رہنا، اور ہاں پیزا بھی کھلاؤں گا۔ سلمان سنجیدگی سے کہنے لگا اور آخری بات ایک آنکھ دبا کر کہتے ہوئے جانے لگا، بتا تو دو کیا بات ہے؟ سارا اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، شام میں ملو تو بتا دوں گا، اللہ حافظ۔ سلمان ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، اب اسے کیا بات کرنی ہے؟ سارا وہیں بیٹھے سوچنے لگی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سب سوچوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر چپس کھانے میں محو ہو گئی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا کہ ان کی شادی کو، اور دونوں ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے، پہچاننے لگے تھے۔ ابھی کہاں ہو؟ حسن نے آبش کو روم سے آواز دی۔ ہاں بولیں۔ آبش کچن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی روم میں آئی۔ گھر کے کھانے کی ذمہ داری آبش نے اپنے اوپر لی تھی۔ حسن کی امی کے لاکھ دفعہ منع کرنے کے باوجود بھی آبش نے پورا کچن سنبھالا ہوا تھا۔ رات کے برتن اٹھاتے ہوئے حسن نے اس کو آواز دی۔ آبش جواب دیتی ہوئی ہاتھ دھو کر روم میں جانے لگی۔ یار میری شرٹ کہاں ہے؟ حسن کمپوڈ میں گھسا پوچھ رہا تھا۔ کون سی شرٹ؟ آبش اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہی وائٹ والی۔ حسن تھک ہار کر بولا، آپ ہٹیے میں دیکھتی ہوں۔ آبش حسن کو پیچھے کرتی ہوئی بولی، یہ تو رہی آگے ہی پڑی تھی۔ آبش ہاتھ میں شرٹ لیے بولی، او میں نے دیکھی ہی نہیں۔ حسن شرٹ کو دیکھتا ہوا بولا،
تم کہاں جا رہی ہو؟ آبش کو جاتا دیکھ کر حسن اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ آبش تھکے تھکے لہجے میں بولی، بعد میں کر لینا، ادھر آ کر بیٹھو۔ حسن اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا ہوا بولا، کتنا کام کرنے لگ گئی ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ حسن اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں، اتنا کام تو نہیں ہوتا۔ آبش مسکراتے ہوئے حسن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اچھا تو تھوڑا بہت میری ہی مدد کر دو۔ حسن معنی خیز لہجے میں بولا، کس کام میں؟ آبش نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ میرا پیارا سا بیٹا دینے میں، حسن کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے۔ آبش شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ حسن اس کی شرماہٹ سے محفوظ ہوتا اس کے اوپر اپنی شدتوں کی بارش کرنے لگا اور آبش خود کو حسن کے حوالے کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ عنایا کی صبح آنکھ کھلی تو آبیان کمرے میں نہیں تھا۔ تھوڑا ہوش آنے کے بعد عنایا بلینکٹ ہٹانے لگی تو روم کا دروازہ کھلا۔ آبیان ناشتے کی ٹرے لے کر اندر آ رہا تھا۔ عنایا اسے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اٹھ گئی میری رائل پرنسس۔ آبیان اس کی طرف ٹرے کھسکاتے ہوئے بولا۔ آبیان نے ٹرالی سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر بیڈ پر رکھی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کوئی اور کر دیتا۔ عنایا ناشتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا آج کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بناؤں۔ آبیان بلینکٹ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا اور عنایا کے سر پر اپنی لب رکھے۔ عنایا مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ میں فریش ہو جاؤں؟ عنایا اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں فریش ہو جاؤ جب تک میں چائے بناتا ہوں۔ آبیان اسے دیکھتا ہوا بولا، جی صحیح ہے۔ عنایا کہہ کر فریش ہونے چلی گئی۔ عنایا واش روم سے نکلی تو آبیان بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ عنایا بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ آبیان نے اس کی طرف بریڈ پاس کی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ آبیان ناشتہ کرتے ہوئے بولا، کیسا سرپرائز؟ عنایا بریڈ کی بائٹ لیتی ہوئی بولی، بتا دوں گا تو سرپرائز کیسے رہے گا؟ آبیان اس کو دیکھتا ہوا بولا، پھر بھی کچھ تو بتا دیں۔ عنایا کو دلچسپی ہو رہی تھی۔ رات تک میرا انتظار کرو بیبی، اور ہاں رات کو تیار رہنا، ہمیں باہر جانا ہے، میں رات تک آؤں گا۔ آبیان پلیٹس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے بولا اور باہر چلا گیا۔ ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے ابھی نہیں بتا رہے؟ عنایا سوچنے لگی، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سارا اور سلمان دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی انتظار کے بعد جب سلمان نے کچھ نہیں کہا تو سارا بولی، مجھے تمہاری رائے چاہیے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سلمان صاف صاف کہنے لگا۔ سارا کو تو شوق ہی لگ گیا تھا۔ ابھی تو رشتہ پکا ہوا ہے اور ابھی ہی شادی؟ سارا حیرت سے بولی، ہاں تم بتا دو، میں پڑھنا چاہتی ہوں ابھی۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سچ میں پڑھنا چاہتی تھی۔ تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمان اس کو سمجھانے لگا، لیکن بنا اس کی مرضی کے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ بالکل تیار ہے شادی کے لیے تبھی وہ اپنی فیملی سے بات کرتا۔ میں ابھی شادی کے لیے ریڈی نہیں ہوں اور ابھی مجھے شادی نہیں کرنی اور میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ سارا اس کو سمجھانے لگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پڑھ لو، جتنا ٹائم چاہیے لے لو، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن آنا تمہیں میرے پاس ہی ہوگا، یاد رکھنا۔ سلمان اس کو بتانے لگا اور آخری بات پر شوخیہ ہوا، ہاں جانتی ہوں۔ سارا نظریں جھکا کے بولی، جس کا مطلب تھا وہ دل سے راضی ہے۔ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ عنایا اتنے سارے کپڑے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں کپڑے تو ہیں لیکن کوئی اچھا نہیں ہے۔ عنایا خود سے ہی باتیں کرتی ہوئی بولی، جب کمپوڈ کے سائڈ حصے پر نظر پڑی تو ایک شوپر رکھی تھی، اس میں کیا ہے؟
अनाया शॉपर देखती हुई बोली। शॉपर खोली तो इसमें पाँव तक आती मैक्सी नीली कलर की, जिसमें गले और हाथों पर कढ़ाई की हुई थी और परिफॉर्ल वाली थी। वाह, कितनी अच्छी लग रही। अनाया ने मैक्सी देखकर कहा, ये मेरे लिए है। अनाया ये सोच रही थी कि शॉपर से एक चिट गिरी। ये तुम्हारे लिए ही है। जाना, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें इसमें देखना है। मुझे यकीन है इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। अनाया चिट पढ़कर शरीर से मुस्कुराई और मैक्सी पकड़कर चेंज करने चली गई। आबियान इसको बुलाने कमरे में आया तो मबहूत सा रह गया। अनाया पर वो मैक्सी बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई परी उतरी हो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा करते हैं कहीं नहीं जाते। आबियान इसके करीब आकर इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, नहीं नहीं, चल रहे हैं ना, मुझे सरप्राइज देखना है। अनाया शीशे में से देखकर आबियान को बोली, अच्छा रुको, खड़ी रहो यहीं। आबियान जेब से एक लॉकेट निकालता हुआ बोला और अनाया के बाल हटाकर उसके गले में लॉकेट डाला। इसको कहीं नहीं खोने देना, आबियान कहते हुए उसका सुर्ख चेहरा देख रहा था। चल लो, इससे पहले कि मैं बहक जाऊं, आबियान खोए हुए लहजे में बोला। गोल्डन का लॉकेट, इसमें ए और बी लिखा था। इसमें ए और बी क्यों लिखा है? अनाया लॉकेट को हाथ लगाती हुई बोली, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी शुरू तुमसे हुई लेकिन ख़त्म मुझ पर होगी। आबियान अनाया के कंधों पर अपनी ठोड़ी रखते हुए बोला। ये कैसी बात हुई? अनाया को इसकी बात समझ नहीं आई तो कहने लगी, तुम नहीं समझोगी, ये मेरा तरीका है, मुश्किल तो होगा। आबियान मानीखेज नज़रों से कहने लगा, अच्छा चलें। अनाया इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती हुई कहने लगी। आबियान अनाया की आंखों पर पट्टी बांधने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अनाया ने आबियान को पट्टी आंखों पर ले जाते हुए फौरन कहा, भरोसा रखो, किडनैप नहीं कर रहा। आबियान इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अनाया की कान में सरगोशी करने लगा। वो एक हाल था जहां आबियान अनाया को लेकर आया था। आबियान अनाया को आराम से गाड़ी से उतारा और इसका हाथ पकड़कर हॉल की तरफ ले जाने लगा। हॉल की सब लाइट्स बंद थी, जैसे इन्हीं का इंतज़ार हो। जैसे दोनों साथ हॉल के अंदर आए, स्पॉटलाइट उन पर पड़ी और दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल लग रहे थे। आबियान ने अनाया की आंखों से पट्टी हटाई और पूरा हॉल रोशन हो गया। अनाया बस सबको देख ही रही थी। सब इसके अपने थे। अनाया की पूरी फैमिली आज इसके पास थी। अनाया की आंखें नम होने लगी सबको देखकर। जाओ मिलो सबसे, लेकिन ये आंसू अब खुशी के होने चाहिए। आबियान इसकी नम आंखें देखकर बोला और अपने हाथों से इसका हाथ आज़ाद किया। अनाया हाँ में सर हिलाकर सबसे पहले अपनी माँ के गले लगी। नम आंखें अपनों को देखकर बहने के लिए तैयार थीं। अपनी माँ के गले लगकर अनाया खूब रोई। अपनों की मोहब्बत ही अलग होती है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अनाया बारी बारी सबसे मिली और फिर नज़र आबिश और सारा पर पड़ी। दोनों इसकी तरफ बढ़ी और एक साथ गले लगाया और जितना दिल बोझल था तीनों ने रोकर पूरा किया। हमने तुझे बहुत याद किया, आबिश और सारा ने रोते हुए एक साथ कहा। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। तीनों एक दूसरे के आंसू साफ कर रही थी। वैसे हमारे जीजू हैं बहुत अच्छे, उन्होंने भी सबको बताया। तेरी अम्मी तो बहुत नाराज़ थी, तेरे भाई ने इतना गुस्सा किया, कितना कुछ बोला, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। बहुत मुश्किल से सबको मनाया है तेरे यार ने। सारा इसको पूरी दास्तान बता रही थी। अनाया तो हैरत में ही थी, इतना सब किया, वो तो किसी को सॉरी भी नहीं कहता। अनाया सोच ही रही थी कि आबियान पीछे से आया
चलो केक कटिंग करनी है। आबियान ने कहकर इसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। मैं आई। अनाया ये कहकर इसके साथ जाने लगी। आज का फंक्शन मेरी जान के नाम। आबियान स्टेज पर चढ़कर अनाया का हाथ थामने लगा। अनाया ने मोहब्बत से आबियान की तरफ देखा और उन्हीं किस्मत पर रश किया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चलो केक काटो। अनाया को तो सोचों में गुम पाकर आबियान ने कहा। 3 फ्लोर का केक जिसमें अनाया और आबियान की तस्वीर थी। अनाया ने केक काट कर आबियान को खिलाया और फिर अपनी पूरी फैमिली को। अनाया इश्तिहाक से सबको देख रही थी। सब ही बहुत खुश थे और उसका शौहर जो उसके लिए अपनी जान से बढ़कर हो गया था, वो शायद मुझसे ही ज़्यादा खुश है। ज़िंदगी के यही रंग हैं, कभी खुशी तो कभी गम। इंसान को साबित कदम रहना चाहिए। हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, बस इंसान देख नहीं पाता। आबिया कहाँ हो? अनाया इसको पूरे घर में ढूंढ रही थी। जब नज़र आई तो वो पौधों के साथ खेल रही थी और पूरी मट्टी मट्टी हो गई थी। आबिया, आपको कितनी बार मना किया है, मट्टी में मत खेलो, आप सुनती ही नहीं हो। अनाया आबिया को उठाने लगी और रूम में लाकर इसके कपड़े चेंज करने लगी। आबियान ने दोनों के नाम को मिलाकर इसका नाम रखा था। मामा, मैं पापा थी हूँ ना? आबिया बेड पर खड़ी कहने लगी। हाँ भाई, तुम पापा की ही हो, उनकी ही तरह जिद्दी। अनाया चिढ़कर कहने लगी। वो सच में बाप की ही थी। जब आबियान घर आता तो वो माँ को मुड़कर भी नहीं देखती थी। 3 साल बाद अल्लाह ने दोनों को एक रहमत से नवाजा था जो बिल्कुल अपनी बाप की कॉपी थी। हरकतें भी ऐसी और काम भी ऐसे। और आबियान ने इसे इतना चढ़ा दिया था कि वो ज़िद्दी होती जा रही थी। मेरी गुड़िया कहाँ है? आबियान घर आकर सबसे पहला सवाल यही करता था। ये रही, उसने कहाँ जाना है? अनाया जलकर बोली और आबिया के कपड़े रखने लगी। पापा की जान कैसी है? मामा ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? आबियान इसको उठाए पूछ रहा था। हाँ, मामा ही तो तंग करती है, ये तो बहुत सीधी है, हर बात मेरी मान लेती है। आबियान के कहने पर तो अनाया की हिट गई तो फौरन बोली, मामा जल रही है। आबियान इसके कान में कहने लगा जिससे वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आबिश को अल्लाह ने नेमत से नवाजा था। आबिश के यहाँ जल्द ही औलाद की पैदाइश हुई। हसनैन बहुत सीधा बच्चा था जो बहुत कम गो था। अपने माँ बाप का और सबसे ज़्यादा अपनी दादी का लाडला था। और जब हसनैन और आबिया मिलते थे तब बेचारे हसनैन की शामत आती थी। आबिया इसको मारकर इतनी मासूम बनती थी जैसे इससे ज़्यादा दुनिया में कोई मासूम ही नहीं है। हसन हमेशा हसनैन को वीडियो कॉल करता था। इसके पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो सुकून से अपनी फैमिली के साथ बात कर सके। आबिश बहुत सब्र शुक्र से चल रही थी क्योंकि हसन आबिश को सब कुछ बता चुका था अपनी जॉब के हवाले से। और आबिश को अंदाज़ा हो रहा था कि एक एयरफोर्स की बीवी होना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अपने बेटे की पैदाइश पर संभल गई थी और ज़िंदगी का नाम ही तो गुजरना है, वो गुजर ही जाती है।